अ, भारतीय दर्शन में कारणता के संबंध में हमें दो प्रकार के विचार मिलते हैं। एक सत्कार्यवाद का सिद्धांत है और दूसरा असत्कार्यवाद का सिद्धांत है। जो सिद्धांत ये कहता है कि कार्य अपने कारण में पहले से विद्यमान होता है वो सत्कार्यवाद का सिद्धांत कहलाता है। और जो सिद्धांत ये कहता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं होता, वो एक नवीन कृति है, वो असत्कार्यवाद का सिद्धांत कहलाता है। आज का हमारा विषय असत्कार्यवाद का सिद्धांत है। इस असत्कार्यवाद के सिद्धांत की न्याय दर्शन में विस्तृत व्याख्या की गई है। असत्कार्यवाद का सिद्धांत क्या है, इससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि न्याय दर्शन के अनुसार कारण का स्वरूप क्या है या कारण हम किसे कहते हैं। जब हम कहते हैं कि अमुक वस्तु का कारण है, तो जिसको हम कारण कह रहे हैं उसमें कौन सी विशेषताएं होंगी जब हम उसे किसी वस्तु का कारण कहेंगे। न्याय दर्शन कारण की परिभाषा देते हुए ये कहता है कि कारण क्या है, जो अनन्यथा सिद्ध पूर्ववर्तित्व नियत अवस्था है, वो क्या कहलाती है, कारण कहलाती है। कारण क्या है, अनन्यथा सिद्ध पूर्ववर्तित्व नियत अवस्था जो है वो कारण कहलाती है। पूर्ववर्तित्व से क्या तात्पर्य है कि न्याय दर्शन ये मानता है कि कारण जो है वो हमेशा कार्य के पहले होना चाहिए। ये दोनों जो ये पूर्ववर्तित्व है, ये कार्य और कारण के बीच में हमें अंतर दिखाता है। ये कारण सदैव ही क्या होना चाहिए, कार्य से पहले विद्यमान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि कार्य की उत्पत्ति जो है उस कारण के द्वारा ही होगी, इसलिए कारण को पहले से विद्यमान होना चाहिए। तो पहली विशेषता कारण की क्या है कि उसे कार्य से पहले विद्यमान होना चाहिए। लेकिन दूसरी विशेषता क्या है, नियतता है, निश्चितता है। ये क्या है कि सभी पूर्ववर्ती अवस्थाओं को हम कारण नहीं कह सकते हैं। जैसे मिट्टी अगर घड़े का कारण है तो मिट्टी को पहले से विद्यमान होना चाहिए घड़े की उत्पत्ति के पूर्व, लेकिन मिट्टी के साथ बहुत सारे और तत्व भी विद्यमान होते हैं, वो सब जो हैं वो घट का कारण नहीं हो सकते। कौन घट का कारण कहा जाएगा, जो जिसमें पूर्ववर्तित्व है, साथ में क्या है, वो नियत है, निश्चित है, यानी जिसका होना जो नियत पूर्व अवस्था है वो कारण कहलाएगी। यानी जब जब घटका की उत्पत्ति होगी तो जो उसकी निश्चित पूर्व अवस्था होगी वो क्या होगी, मिट्टी की होगी। तो वो क्या है, नियतता यानी निश्चितता, निश्चित पूर्व अवस्था जो है वो कार्य की निश्चित पूर्व अवस्था जो होगी वो कारण कहलाएगी। क्योंकि अगर हम पूर्व अवस्था को मान लेंगे तो ये क्या होगा, अतिव्याप्ति का दोष हो जाएगा, क्योंकि कार्य की उत्पत्ति के पूर्व बहुत सारी चीजें जो हैं विद्यमान हो सकती हैं वो, लेकिन वो सभी वस्तु का कारण नहीं होती। तो कारण हम किसे कहेंगे, जो पूर्ववर्ती है, साथ में क्या है, वो नियतता है, उसमें निश्चित है, वो नियत है कि उसका होना अनिवार्य है। तीसरी विशेषता क्या है, अनन्यथा सिद्ध, यानी जो नियत पूर्ववर्ती अवस्था है जिसे हम कारण कह रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, अनन्यथा सिद्ध भी होनी चाहिए है। अगर वो अन्यथा सिद्ध होगी तो वो कारण नहीं कही जाएगी है। अनन्यथा सिद्ध में न्याय दर्शन ये बताता है कि जैसे कार्य से जिसका सुदूर संबंध हो, जैसे कुंभकार का पिता है, वो घड़े का कारण नहीं हो सकता है, तो वो क्योंकि वो क्या है, वो अन्यथा सिद्ध है, इसलिए जिसे हम कारण कहेंगे वो क्या है, पूर्ववर्ती होना चाहिए, नियत होना चाहिए, साथ में अनन्यथा सिद्ध भी होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, ये कारण की परिभाषा है। इसके अतिरिक्त न्याय दर्शन असत कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए तर्क भी देता है। सिर्फ वो ये नहीं कहता सिर्फ कि कार्य जो है वो कारण से भिन्न अवस्था है, उसकी ये दो अलग अलग अवस्थाएं हैं, ये एक नवीन कृति है, बल्कि वो इसको सिद्ध करने के लिए तर्क भी प्रस्तुत करता है। न्याय दर्शन 4 प्रकार के तर्क प्रस्तुत करता है अपने असत कार्यवाद के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए है। असत कार्यवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि कार्य अपने कारण में पहले से विद्यमान नहीं है,
वो क्या है, एक नवीन कृति है। इसीलिए इस सिद्धांत को आरंभवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। न्याय दर्शन असत कार्यवाद के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए जो पहला तर्क देता है वो ये कहता है कि मान लेते हैं कि अगर हम ये मान लें कि कार्य अपने कारण में पहले से विद्यमान है, वो पहले से अस्तित्व में है अपने कार्य में, तो फिर निमित्त कारण की आवश्यकता किस बात के लिए है? कि अगर हम ये कहते हैं कि जो घट है वो मिट्टी में पहले से अस्तित्व में है, तो फिर घट के अस्तित्व के लिए हमें कुंभकार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसी तरीके से अगर जो हम ये कहते हैं कि जो वस्त्र है वो तंतु में पहले से विद्यमान है, तो फिर उस वस्त्र के निर्माण के लिए हमें निमित्त कारण यानी जो वस्त्र निर्माता है, जो जिसके द्वारा वस्त्र का निर्माण किया जा रहा है, उसकी आवश्यकता किस बात के लिए? क्योंकि वो तो पहले से अस्तित्वमान है। इसका तात्पर्य यह है कि चूंकि हमें कार्य की उत्पत्ति के लिए निमित्त कारण की आवश्यकता पड़ रही है, इसका तात्पर्य क्या है कि कार्य पहले से विद्यमान नहीं था, है वो कब अस्तित्व में आया है? जब वो निमित्त कारण जो है उसमें गति प्रदान करता है और उस गति के द्वारा एक नवीन कृति जो है वो उत्पन्न होती है, तब जो है वो कार्य की उत्पत्ति होती है। न्याय दर्शन का दूसरा तर्क क्या है कि उनका मानना है कि यदि कार्य अपने कारण में पहले से विद्यमान होता है, अगर हम ये कहते हैं कि घट मिट्टी में पहले से ही विद्यमान है, तो फिर हमें जिस प्रकार मिट्टी का प्रत्यक्ष हो रहा है उसी प्रकार घट का प्रत्यक्ष भी क्यों नहीं होता है? अगर हम ये कह रहे हैं कि वस्त्र जो है वो तंतु में पहले से विद्यमान है, तो जैसे हमें तंतु का प्रत्यक्ष हो रहा है वैसे ही हमें वस्त्र का भी प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? तो इसका तात्पर्य है हम प्रत्यक्ष हमें मिट्टी में घट का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, तंतु में वस्त्र का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। ये क्या सिद्ध करता है कि जो कार्य है वो कारण में पहले से विद्यमान नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक नवीन कृति है जो कि जिसकी की उत्पत्ति होती है। तीसरा जो उनका तर्क है वो क्या है, वो ये कहते हैं कि अगर कार्य अपनी कारण में अपनी उत्पत्ति के पूर्व ही विद्यमान होता है, तब तो इस प्रकार के कथन ही निरर्थक है कि कार्य की उत्पत्ति हो गई है, क्योंकि उत्पत्ति तो हुई नहीं। कार्य तो अगर पहले से ही अस्तित्व में है तो उसकी उत्पत्ति हुई ये कहने का कोई अर्थ नहीं हो पाएगा और ये अपने आप में एक निरर्थक कथन होगा। लेकिन हम इन कथनों का प्रयोग करते हैं, हम अपनी सामान्य भाषा में इन कथनों का प्रयोग करते हैं और उसके अर्थ को समझते भी हैं। ये इस बात को सिद्ध करता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं होता, बल्कि कार्य एक नवीन कृति के रूप में उत्पन्न होता है। जो चौथा तर्क है वो ज़्यादा गंभीर तर्क है। न्याय दर्शन ये कहता है कि अगर कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में पहले से विद्यमान है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि फिर तो कार्य और कारण में हम अंतर नहीं कर सकते। कि अगर हम ये कह रहे हैं कि कार्य जो है वो पहले से उपस्थित है कारण में, तो फिर इन दोनों में अंतर करने का हमारे पास कोई साधन नहीं रहता है। हम इन दोनों में अंतर कर ही नहीं सकते। लेकिन अपने व्यवहार में, अपने दैनिक जीवन में, अपने अनुभवों में हम प्रत्यक्ष रूप में कार्य और कारण इन दोनों में अंतर करके देख पाते हैं और उस अंतर को व्यक्त भी कर पाते हैं, उस अंतर का अनुभव भी करते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है कि कार्य जो है वो कारण में पहले से विद्यमान नहीं होता है। न्याय दर्शन एक और तर्क देता है असत कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए। वो ये कहता है कि अगर कार्य अपने कारण में पहले से ही विद्यमान है, तो जैसे जब हम ये कह रहे हैं कि वस्त्र जो है वो तंतु में पहले से ही विद्यमान है, तो तंतु वो प्रयोजन क्यों नहीं सिद्ध कर पाता, यानी तंतु से वो प्रयोजन क्यों नहीं पूर्ण होते जो कि वस्त्र से हम पूर्ण कर पाते हैं। यानी तंतु को भी उन उद्देश्यों को पूरा कर देना चाहिए जिन उद्देश्यों को हम
वस्त्र के द्वारा पूरा कर पा रहे हैं, या जब हम कहते हैं कि मिट्टी में ही जो घट है वो पहले से विद्यमान है मिट्टी में, तो मिट्टी से भी वो प्रयोजन, घट का प्रयोजन पूर्ण हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। इसका तात्पर्य क्या है कि कार्य में कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान नहीं होता। वो क्या है, एक नवीन कृति होती है जो कि निमित्त कारण के द्वारा जो है वो गति प्रदान करके उत्पन्न की जाती है, और जिसके द्वारा हम एक दूसरे प्रयोजन को सिद्ध करते हैं जो कि कारण के द्वारा हम सिद्ध नहीं कर पाते। न्याय दर्शन कारणता के सिद्धांत के संबंध में न सिर्फ इन तर्कों को उपस्थित करता है, बल्कि विभिन्न प्रकार के कारणों के बारे में भी चर्चा करता है। न्याय दर्शन मुख्यतः 3 प्रकार के कारण की चर्चा करता है। पहला कारण क्या है, समवायी कारण, यानी किसी भी कार्य की उत्पत्ति में ये तीनों ही कारण विद्यमान होते हैं। पहला कारण क्या है, समवायी कारण है। समवायी कारण के कौन से कारण कहे जाते हैं, जिसमें कार्य उत्पन्न होता है वह समवायी कारण कहा जाता है। और इस रूप में द्रव्य जो है वो क्या है, समवायी कारण है। जैसे मिट्टी में मिट्टी के द्वारा घट उत्पन्न होता है, तो मिट्टी जो है वो घट का समवायी कारण है, यानी जो द्रव्य है जिसमें कार्य समवाय संबंध से उपस्थित रहता है, समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, वो क्या कहा जाता है, समवायी कारण कहा जाता है। इसी जैसे मिट्टी घट का समवायी कारण है, तंतु पट का समवायी कारण है। दूसरा क्या है, असमवायी कारण, जो समवायी कारण नहीं है, वो कारण क्या कहलाते हैं, वो असमवायी कारण कहलाते हैं। जैसे द्रव्य जो है वो कार्य का समवायी कारण है, वैसे ही गुण और कर्म जो हैं वो कार्य के असमवायी कारण हैं, जिनका संबंध किससे होता है, उनका संबंध जो है वो द्रव्य से होता है, यानी वो कार्य के उत्पन्न करने में सहायक होते हैं, लेकिन किस रूप में, कि उनका संबंध किससे होता है, समवायी कारण से होता है। और वो संबंध वो क्या कहे जाते हैं, असमवायी कारण कहे जाते हैं। यानी द्रव्य जो है वो समवायी कारण है, जबकि गुण और कर्म क्या है, असमवायी कारण कहे जाते हैं। तीसरा कारण जो है वो क्या है, निमित्त कारण है, कि समवायी और असमवायी कारण भी सिर्फ समवायी कारण और असमवायी कारण के द्वारा ही कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि इसमें एक तीसरे कारण की भी आवश्यकता होती है, जिसको कि न्याय दर्शन जिसका उल्लेख करता है वो क्या है, निमित्त कारण है। यानी जो गति प्रदान करता है, जो उपादान में गति प्रदान करके कार्य को उत्पन्न करता है, कि उपादान कारण यानी समवायी कारण और असमवायी कारण, इन दोनों में गति प्रदान करके जो कार्य को उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है, निमित्त कारण कहलाता है। जैसे कि जो कुंभकार है वो अपने चाक और दंड के द्वारा जो है वो मिट्टी में गति उत्पन्न करता है, जिसके द्वारा जो है घट की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार जो तंतु से जब पट की उत्पत्ति होती है, तो जिनके वो यंत्र जिसके द्वारा ताने बाने बुने जाते हैं, और वो वस्त्र निर्माता जिसको जो वस्त्र का निर्माण करता है, वो क्या है, वो निमित्त कारण है, जो कि तंतु में गति प्रदान करके उसको एक वस्त्र उत्पन्न करने का कार्य करता है। या कुंभकार जो है मिट्टी में गति उत्पन्न करके उसको एक मिट्टी को एक निश्चित आकार दे करके घट का निर्माण करता है। और इस प्रकार जो है ये तीनों ही कारण जो हैं वो कार्य की को उत्पन्न करते हैं, कि कार्य की उत्पत्ति में ये तीनों ही कारण जो है वो तीनों ही कारण जो है सहयोगी होते हैं। इन तीनों ही कारणों के द्वारा कार्य की उत्पत्ति होती है, और यही कारण है कि न्याय दर्शन जो है वो असत कार्यवाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है,
क्यों स्वीकार करता है? क्योंकि उसके लिए कार्य क्या है? पूर्ववर्ती है। अगर यानी दोनों कार्य और कारण दोनों एक साथ उत्पन्न नहीं होते, बल्कि क्या है? कार्य पूर्ववर्ती यानी जो कारण है वो पूर्ववर्ती है, और जब वो पूर्ववर्ती है तो वहां पर कार्य नहीं है, यानी कार्य से पहले ही उसे उत्पन्न होना होगा। कारण को कार्य से पहले ही उत्पन्न होना होगा। और इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है कि जब हम ये कहते हैं कि जो कारण है वो कार्य से पहले ही होगा, तो इसका मतलब है यहाँ पर कार्य नहीं है। कार्य क्या है? वो बाद में उत्पन्न होगा, बाद में वो कारण के द्वारा उत्पन्न होगा। और उस कारण के अंतर्गत न सिर्फ समवायी कारण बल्कि असमवायी कारण और निमित्त कारण, ये तीनों ही सम्मिलित होते हैं। तो इस रूप में न्याय दर्शन जो है वो सत्कार्यवाद के सिद्धांत को अस्वीकार करता है। और किस रूप में अस्वीकार करता है? उसके लिए वो 5 तर्क देता है कि जिस वजह से वो सत्कार्यवाद के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। और उसके साथ ही साथ वो कारण के विभिन्न प्रकार भी बताता है। और ये तीनों ही कारण जो हैं, जब कार्य को उत्पन्न करते हैं तो वो किस रूप में कार्य को उत्पन्न करते हैं? वो असत कार्यवाद के सिद्धांत को स्वीकार करके ही कार्य उत्पत्ति की व्याख्या कर सकते हैं। और इस प्रकार जो है न्याय दर्शन अपने असत कार्यवाद के सिद्धांत को विश्लेषित करता है, तर्कों से उसे समर्थित करता है और उसको जस्टिफाई भी करता है।